सांगते मी Sure. सांग ओके 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 hello welcome all on the platform of Vedayu online once again in the series of diabetes wellness, and here we are with a new speaker, Dr. Ravi Shankar Pal. He is MS in general surgery and having his own hospital at Kalyan Sai Multispeciality Hospital, and today our topic is diabetic wound and its management. So welcome you sir on the platform of Vedayu online, and today we would like to hear with a new topic and new knowledge about diabetic complications. Yes, sir. Diabetic. Dice is yours, Thank sir. you. Thank you so much, Dr. Sheetal. So here we are. You have learned all about the diabetes, but in brief, we'll talk on the diabetes mellitus medical as perspective. What is diabetes? Diabetes mellitus is a group of symptoms, syndromes, what you can say, that is chiefly dependent on the metabolism. And the metabolism of the carbohydrate, that is glucose, the glucose metabolism is hampered. Basically two things happens: either insulin, the key the key which opens the cell to deliver the glucose from the blood into the cell, either is not formed completely or destroyed completely, or it is not acting upon the cell to open up the cell membrane or the cell. मतलब इन शॉर्ट हमें अगर बताना हो डायबिटीज मलाइटिस के बारे में, तो जो हम सब खाते हैं, हम सब के बॉडी में शुगर होता है. नॉर्मली ब्लड शुगर लेवल डिफाइन किया गया है, खाली पेट जो है 70 टू 110 होता है, खाने के बाद 110 से 140 होता है, 110 टू 140. और रैंडमली डे वाइज कभी भी अगर हम चेक करते हैं तो इट शुड बी बिलो 180 mg/. लेकिन जब ये लेवल क्रॉस होती है तो उसे हम बोलते हैं हाई ब्लड शुगर लेवल, दैट इज कॉल्ड डायबिटीज मलाइटिस. एक इवेंचुअली शुगर, एक रिपोर्ट या एक रीडिंग अगर शुगर की बढ़ जाती है, सो दैट इज नॉट कॉल्ड एज डायबिटीज. डायबिटीज मतलब लॉन्ग टर्म इफेक्ट, मतलब उसको हमको कंफर्म करने के लिए एक नई एंटिटी है, जूनी है, लेकिन आपको बताने के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए, जो हमारे बॉडी में हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन का लाइफ स्पैन होता है 120 डेज. और जब एक्स्ट्रा शुगर फॉर्म होती है या खाने में आती है तो वो हीमोग्लोबिन से कंबाइन होकर उसकी लाइफ 120 डेज होती है. सो इन शॉर्ट लास्ट 3 मंथ्स का शुगर अगर हमें पता करना होता है तो HbA1c, ये ब्लड इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर आपको एडवाइस करते हैं. HbA1c से आपको ये पता चलता है कि आपकी लास्ट 3 मंथ शुगर कितनी है. अगर आपका आज का शुगर नॉर्मल है लेकिन आपका HbA1c बढ़ा हुआ है, सो वो एक वरी का पार्ट है. एक्यूटली शुगर बढ़ा है, एक दिन बढ़ा है, 2 दिन बढ़ा है, उससे उतना फर्क नहीं पड़ता अनलेस एंड अनटिल वो बहुत ज्यादा हो, मतलब से 300-400 क्रॉस कर दिया हो एक्यूटली. अदरवाइज एक्यूट मतलब कम समय में 1-2 दिन 3-4 दिन शुगर बढ़ने से बहुत मेजर इमरजेंसी क्रिएट नहीं होती है. HbA1c से अपने को पता चलता है, हमें आपको पता चलता है कि बाबा शुगर 3 महीने से कंटिन्यूसली नॉर्मल लेवल से ऊपर तक जा चुकी है, और वो एक वरी का पार्ट होता है जिसको हम डायबिटिक कॉम्प्लिकेशंस बोलते हैं. डायबिटिक कॉम्प्लिकेशन में जो मेरा टॉपिक है वो डायबिटिक वुंड है. वुंड जो है, डायबिटिक वुंड जिसे हम बोलते हैं, डायबिटिक पेशेंट में जो भी कोई जख्म होती है, जो भी कोई व्रण होता है, जो भी कोई वुंड होती है, वो स्पेशल क्यों होती है, उसके लिए मैंने आपको HbA1c के बारे में बताया. लॉन्ग टर्म जब शुगर बढ़ी हुई होती है, जो मैंने अभी आपको नॉर्मल रेफरेंस रेंज आपको अभी डिस्कस किया, और डिटेल में प्रीवियस लेक्चर्स में भी डायबिटीज के बारे में बहुत सारा बताया जा चुका है, इसलिए मैं ज्यादा करके डायबिटीज के वुंड के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करूंगा. सो डायबिटीज में क्या होता है, जैसे मैंने बताया कि इंसुलिन की जरूरत होती है शुगर को ब्लड में से, जहां पे उसका डेस्टिनेशन है, मतलब सेल के अंदर, मतलब अपने टिश्यू के अंदर, मतलब जो सिस्टम है अपनी जिसके ऊपर अपनी बॉडी चलती है, उसके अंदर शुगर डिलीवर करने के लिए हमें इंसुलिन की जरूरत पड़ती है. बट उसके लिए एक एक्सेप्शंस है, कुछ एक्सेप्शंस है. एक्सेप्शंस क्या है? अपना हार्ट है, जिसको हम कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम बोलते हैं. हार्ट हो गया, ब्लड वेसल्स हो गया, नर्वस टिश्यू बोलते हैं जिसमें हमारा ब्रेन आती है, और हमारे जो सेंसेशन कैरी करने वाली जो नर्व्स होती है, जिसे हम नस बोलते हैं, सेंसेशन कैरी करने वाली, और एक्शन लेने वाली, मतलब किसी भी चीज का हमारा सेंसेशन ब्रेन की तरफ जो होता है, और ब्रेन की तरफ से मोटर एक्टिविटी मतलब एक्शन. जैसे आपको किसी ने बोला कि बाबा मुझे एक गिलास पानी चाहिए, तो फिर सामने वाला सुनने के बाद
वो सुनता है, उसे समझता है, सेंसेशन होता है, आफ्टर दैट वो क्या करता है कि एक गिलास पानी, मोटर एक्टिविटी मतलब कुछ वो एक्शन करता है, दैट इज कॉल्ड मोटर फंक्शन। सो डायबिटीज में ये जो सिस्टम होती है, नर्वस सिस्टम, हार्ट की, जो हमें हार्ट, ब्लड वेसल्स की, आंखों की सिस्टम जिसे हम रेटाइना बोलते हैं, बहुत कॉमन शब्द है रेटाइना। रेटाइना मतलब आंखों के पीछे का पर्दा, जो आपका फोटो कैप्चर करके वो नस को कनेक्ट करके ब्रेन में उसका इमेज क्रिएट करता है, जिसको हम देखते हैं। और डायबिटीज में जो हमने ब्लड वेसल और नर्व्स बोला है, रेटाइना कुछ नहीं है, ब्लड वेसल, नसों का एक कॉम्बिनेशन है, ब्लड वेसल्स का और नसों का एक कॉम्बिनेशन है। वो भी ये जो फैक्टर हमने बताया है, हार्ट, नर्वस टिश्यू, रेटाइना, और ये जो सिस्टम है, इसमें इंसुलिन की जरूरत नहीं पड़ती है। जो मैंने अभी बताया कि ये जो तीनों सिस्टम है, इसमें इंसुलिन की जरूरत नहीं पड़ती। जब शुगर अनकंट्रोल्ड हाई होता है लॉन्ग टर्म बेसिस पे, तो ये शुगर डायरेक्टली ब्लड में से ये सिस्टम में पहुंच जाते हैं, और शुगर जहां जाता है वहां उसके पीछे पानी चला जाता है। मतलब सिंपल है कि अभी हम एक कोई मीठा चीज खाते हैं तो गला सूख जाता है। गला क्यों सूख जाता है, उसको हम एक प्रोसेस बोलते हैं मेडिकल साइंस में, ऑस्मोसिस। तो जब भी हम कोई मीठा या नमकीन चीज खाते हैं, नमकीन हम बाजू में रखेंगे, लेकिन जो हम मीठा चीज खाते हैं तो वो उसको डाइल्यूट करने के लिए पानी की जरूरत पड़ती है। तो जब ये शुगर इन सिस्टम में, हार्ट में, ब्रेन में, नर्वस सिस्टम में, रेटाइना में, ये सिस्टम में जब ये शुगर चले जाता है विदाउट, मतलब इंसुलिन का डिफेक्ट है, डायबिटीज है, मैं डायबिटीज के बारे में बात कर रहा हूँ, नॉर्मल पर्सन के बारे में नहीं। तो ये एक्स्ट्रा शुगर जो पहुंच जाता है तो उसके पीछे पानी पहुंच जाता है। पानी पहुंच जाता है मतलब एक सेल है, एक बलून है, उसके अंदर शुगर गया है, पानी बढ़ रहा है, 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 उसके बाद क्या हो गया, अल्टीमेटली बर्स्ट हो जाता है, दैट मीन्स डैमेज। सो दैट इज कॉल्ड एज डैमेज टू योर रेटाइना, आंखों का, हार्ट मतलब हार्ट अटैक या हार्ट से संबंधित, हृदय संबंधित बीमारियां, ब्रेन मतलब नसों की कमजोरी, मतलब कुछ छुआ या कुछ प्रिक हुआ या कुछ लगा तो पेशेंट को कुछ नहीं समझता, गर्म पानी पैर पे गिरा, जला, तो पेशेंट को कुछ भी समझता नहीं है। और यही रिस्क फैक्टर होता है कि बाबा पेशेंट को कुछ भी समझता नहीं है कि मुझे कुछ लगा है, और जब तक उसको समझता है तब तक बहुत देर हो गई होती है। उसमें से एक Excuse इंपॉर्टेंट me, ऑर्गन मेरा, Dr. Ravi, you can change your yeah, slides on from your end also. I can change my slides. I'm not able to change my Yes, slides. just do Yeah, it next. let me see how it can be changed. So I can ask you to change the slide, please, because I'm not able to do it from my side, from this Just do it phone. next. Next, it is the option is not available of next and all. Let me see. Um, okay, fine. I can talk to the general public. Is सुन रही है ना? The common Yeah, people yeah. are listening to Yes, me. Yeah, yeah. yes. Yes. So which slide? I cannot change the slide from my side, but I will talk on the diabetic wound from my Okay, perspective, if okay. It's okay. possible. There is no. Yeah, So yeah. where I am, हाँ, yeah, I discuss everything, but the kidney spared, मतलब किडनी के बारे में नहीं बताया, जो कि कॉमन कॉम्प्लिकेशन है डायबिट में, कि किडनी प्रॉपरली फंक्शन नहीं करती, क्योंकि किडनी में भी ब्लड वेसल ही होता है। जो भी हम कुछ खाते पीते हैं वो खून में जाता है, और खून को जो फिल्टर करते हैं, छन्नी होती है एक छानने के लिए, तो खून में जो इंपॉर्टेंट, जो हमारे लिए न्यूट्रिशियस चीजें होती है वो बॉडी में रीएब्जॉर्ब कर ली जाती है, और जो टॉक्सिक चीजें होती हैं वो यूरिन से बाहर निकाल दी जाती है। नॉर्मली जो सॉलिड कंपोनेंट होता है वो स्टूल से या मोशन से बाहर पड़ता है, और जो पानी में डिजोल्व होने लायक होता है वो यूरिन से बाहर निकलता है। डायबिटीज में वही ब्लड वेसल फिर से डैमेज होती है, जैसे मैंने आपको बताया कि ब्लड वेसल, रक्त वाहिनी, धमनी, शिरा, जो भी आप बोल ले, उसमें शुगर जाने के लिए इंसुलिन की जरूरत नहीं पड़ती, और जिस जिस ऑर्गन में इंसुलिन की जरूरत नहीं पड़ती डायबिटीज में, उसमें ही शुगर बढ़ने के बाद वही ऑर्गन डैमेज होते हैं। अभी हम आते हैं डायबिटिक वुंड। डायबिटीज में एक तो कुछ अदर कॉज की वजह से वुंड होती है और वो भरती नहीं है, और दूसरा होता है कि डायबिटीज में कुछ लगने की जरूरत नहीं पड़ती है, कोई भी एक्सटर्नल ट्रॉमा की जरूरत नहीं पड़ती है, अपने आप वुंड होती है। मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको कि डायबिटीज में अपने आप वुंड कैसे होती है। अभी डायबिटीज आया तो सबसे पहले पैर आया, डायबिटिक फुट बोलते हैं। डायबिटिक फुट एक अलग एंटिटी है, एक अलग स्पेशलिटी बनते जा रही है।
क्योंकि तकरीबन 15% पीपल्स जो कि डायबिटिक है, आई एम टॉकिंग अबाउट द डायबिटिक पॉपुलेशन, 15% ऑफ द पब्लिक हु इज हैविंग डायबिटीज, उनको कभी ना कभी लाइफ टाइम में पैर में जख्म की दिक्कत, डायबिटिक फुट या डायबिटिक फुट अल्सर बोल ले, वो उनको लाइफ टाइम में कभी ना कभी अपने को देखने को मिलती है, इतना कॉमन है। उसमें से 80%, जो 15% डायबिटिक पेशेंट को फुट का प्रॉब्लम होता है, उसमें से 80% ऐसे होते हैं कि जिनको कम या ज्यादा एम्पुटेशन करना पड़े। एम्पुटेशन का अर्थ ऐसा होता है कि जो भी चीज सड़ गई है उसको काट के निकाल देना, मतलब पैर काटना, उंगली काटना, या फुट काटना, या एंकल जॉइंट के ऊपर कट करना, या नी जॉइंट के ऊपर कट करना, और उसके ऊपर कट करे तो फिर रिस्क बहुत होता है और डेथ रेट बढ़ते जाता है। और एक बार पैर कट हो गया तो घोड़ा दौड़ेगा नहीं, तो फिर वो ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहेगा। इंसान जब तक चलते रहता है तब तक उसकी लाइफ रहती है। इंसान एक बार बेड रिडन हो गया, लेटे रह गया, चलता फिरता नहीं, तो फिर उसका लाइफ कम हो जाता है। उसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं। अभी हम आते हैं डायबिटिक वूंड पे। अभी ट्रॉमेटिक वूंड के पहले मैं सबसे इंपॉर्टेंट वूंड के बारे में बात करना चाहता हूं कि जो अपने आप भी हो सकती है। अपने आप होने का कारण ऐसा होता है कि जब डायबिटीज होता है, एक स्लाइड होगा, डॉक्टर शीतल कैन यू पुट द स्लाइड ऑफ द फूट, वन ऑफ द स्लाइड ऑफ द फूट which is showing normal anatomy of the foot and defective anatomy of the foot. So मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ नॉर्मली जो फुट का एनाटॉमी होता है, वो नॉर्मली जो फुट का एनाटॉमी होता है वो लेफ्ट हैंड साइड पे दिखाया गया है, जिसमें बहुत सारे कर्वेचर्स होते हैं। भगवान ने जैसे निसर्ग को, नेचर को स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं बताया, प्लेन रोड जैसे नहीं बताया, वैसे ह्यूमन बॉडी को भी प्लेन नहीं बताया बनाया है। उसमें से भी बैलेंस करके कर्वेचर किया गया है। और वो कर्वेचर अगर मेंटेन नहीं होता तो उसका प्रॉपर अलाइनमेंट नहीं होता, प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता, और कहीं पे भी प्रेशर अगर बढ़ता है तो क्या होता है, ब्लास्ट होता है। सेम कंडीशन डायबिटिक फुट में होती है। क्या होती है कि बाबा डायबिटिक फुट का जो एनाटॉमी है वो पूरा माल अलाइन हो जाता है, मतलब बोन प्रॉपरली अरेंज नहीं होते, जिसको बोनी आर्किटेक्चर ऑफ द फुट हम बोलते हैं। नॉर्मली जब हम चलते हैं तो पहले हमारा हील फ्लोर को टच होता है, देन आगे का पार्ट जो उंगलियां होती है पैर की वो टच होती है। उंगलियों का भागों को हम 4 फुट कहते हैं, मिडल भाग को हम मिड फुट कहते हैं, और जहां पे हमारी टच होती है या एंकल होता है जिसपे हम टच करते हैं, एडी बोलते हैं हिंदी में उसे। सो हील पार्ट जब टच होता है तब आगे का पार्ट टच होता है। हील पार्ट मतलब हाइंड फुट पहले टच होना चाहिए, देन 4 फुट टच होना चाहिए। बट इन केस डायबिटीज, अगर आप इमेज देख रहे होंगे तो उस इमेज में क्लियरली दिखा हुआ है कि जो फुट है उसकी जो एनाटॉमी है हाथ जैसी, वो ऐसे हो जा रही है। मतलब हील के ऊपर प्रेशर आने के बजाय मिड फुट पे प्रेशर आ रहा है, या 4 फुट पे या उंगलियों पे प्रेशर आ रहा है। अगर आपके रिलेटिव या आप खुद फेस किए होंगे तो आप कॉमनली देख सकते हैं कि फर्स्ट टो या सेकेंड टो के बेस पे, फर्स्ट टो या सेकेंड टो के बेस पे आपको कॉमनली वुंड देखने को मिलता है। जब ये बोन प्रोमिनेंट होता है तो स्किन को घिसते जाता है, प्रेशर क्रिएट करता है, फ्लोर का प्रेशर, बोन का प्रेशर, बीच में बेचारी स्किन होती है वो घिसते जाती है, घिसते जाती है, घिसते जाती है, और वो मोटी हो जाती है, एबनॉर्मल हो जाती है। और एबनॉर्मल और मोटे होने की वजह से अल्टीमेटली स्किन का प्रेशर और बढ़ते जाता है। स्किन का प्रेशर बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है। जो मोटी स्किन होती है उसको हम बोलते हैं कैलस या कॉन। कॉन शायद आपने शब्द सुना होगा कि बहुत बार कॉमनली कॉन के लिए कैप वगैरह यूज करते हैं। जो पैर के नीचे की चमड़ी होती है वो मोटी हो जाती है, और पैर के नीचे की चमड़ी जो मोटी हो जाती है वो मोटी होने की वजह से वो पेनफुल होती है। बट जब वो पेनफुल होती है तब हम उसको कॉन कहते हैं, जब वो पेनलेस होती है तब उसको कैलस बोलते हैं। सो मैं अभी टर्म यूज करूंगा कैलस, मतलब मोटी हुई चमड़ी पैर की, प्लांटर एस्पेक्ट की, मतलब जो तलवों की स्किन है, या प्लांटर एस्पेक्ट हम उसको साइंटिफिकली बोलते हैं। तो वो कैलस फॉर्म हुआ है तो आप उसको खुद से डील ना करें। मतलब स्किन अगर जाड़ी हुई है आपकी प्लांटर एस्पेक्ट पे या तलुओं पे, तो आप आपके डॉक्टर को कंसल्ट करना है, क्योंकि वो कैलस का प्रेशर इतना क्रिएट करता है अंदर, तो कैलस एक लिमिट के बाद अंदर जख्म क्रिएट करने लगता है। ऊपर से सिर्फ उसकी क्या बोलते हैं स्कैप टिश्यू या खपली या ऊपर के ऊपर जख्म नहीं आपको लगती, और अंदर बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होते रहता है। वो आपको बाद में समझता है जब इन्फेक्शन ज्यादा बढ़ जाता है। सो इसमें पहले इन्फेक्शन नहीं होता, पहले क्या होता है मैकेनिकल प्रेशर।
बोन की जो एनाटॉमी वो चेंज हो गई है, उसकी वजह से स्किन मोटी होते जाती है, स्पेसिफिक पॉइंट पे मोटी होती है, और मोटी होने के बाद वो धीरे 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 अंदर बोन के ऊपर प्रेशर क्रिएट करती है, और बीच का जो माउस हो जाता है वो खा जाती है या डिस्ट्रॉय हो जाता है, और अंदर वुंड क्रिएट हो जाती है। सो कैलस जैसे आपको दिखे, आपके डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर आपका क्या करेगा, सुपरफिशियली उसको ट्रिम करेगा, सुपरफिशियली ट्रिम करेगा, आपका फुट एग्जामिन करेगा। ट्रिम इसलिए करेगा कि बाबा जो एक्स्ट्रा स्किन है वो कट करने का प्रेशर कम होगा, और आपको पोडियाट्रिक्स या पोडोलॉजी या पैर के जो स्पेशलिस्ट हैं जो आपके प्रेशर पॉइंट मेजर करते हैं, जिसको हम साइंटिफिकली ऑफ लोडिंग बोलते हैं, प्रेशर ऑफ लोडिंग, मतलब प्रेशर हाई हो रहा है पैर में, और वो हाई प्रेशर की वजह से स्किन डैमेज हो रही है और आपको वुंड फेस करना पड़ रहा है, तो उसके लिए आपको वो वुंड का प्रेशर ऑफ लोड करना पड़ेगा। ऑफ लोड जब तक आप नहीं करेंगे, आप वहां पे कोई भी क्रीम लगाइए, कोई भी मलम लगाइए, कुछ भी करिए, जब तक वो प्रेशर बैलेंस नहीं होगा तब तक आपका वो वुंड कभी नहीं भरेगा। और वुंड ज्यादा दिन तक भरने का समय अगर लगता है, इफ इट टेक्स मोर टाइम देन यूजुअल, देन अल्टीमेटली दूध ज्यादा दिन तक रखेंगे तो फट जाएगा। वैसे ही जख्म ज्यादा दिन तक रहेगी तो ऑटोमेटिकली इन्फेक्शन उसके अंदर कल्टीवेट होने लगेंगे। सो कोई भी चीज जो होती है वो कांस्टेंट नहीं होती, इट हैज टू बी चेंज, इधर इट शुड बी बेटर और इट शुड गेट वर्सन। सो वी हैव टू डिसाइड। सो कैलोसिटी आपको दिखी, कैलस CALLLUS, या चमड़ी जाड़ी होना, पैर में कहीं पे भी आपको चमड़ी जाड़ी लगे, भले वो पेन हो या ना हो, डोंट निग्लेक्ट इट, कंसल्ट योर हेल्थ केयर प्रोवाइडर, ही विल एडवाइज यू proper trimming, preferably surgeon or any family doctor who is dealing with the surgical practice and all, or your family doctor you can consult. It is better to get consulted and check the blood sugar level. Okay, so डायबिटिक फुट में आपको प्रॉपर प्रेशर मेंटेन करने के लिए स्पेशल चप्पल आती है, एकदम सिंपल भाषा में बताएंगे, फुटवेयर आते हैं। तो आपका पैर का प्रेशर मेजर करके कैसा माल अलाइन हुआ है उसके हिसाब से आपको टिपिकली आपको वो फुटवेयर कंटिन्यूस यूज करना है। बेड छोड़ा तो आपको पैर में वो चप्पल लेना, तभी टॉयलेट को जाना है। ऐसा नहीं है कि बाबा टॉयलेट के लिए क्यों जाओ, क्योंकि एक एक स्टेप माल अलाइन फुट का आपका फुट और डैमेज करता जाएगा। दूसरा रीजन होता है अपने डायबिटीज में न्यूरोपैथी बोलते हैं, मतलब नस की कमजोरी होती है। आपको बताने के लिए कहता हूं कि ये जो अपने स्किन पे जो स्वेटिंग होती है उसके लिए भी नर्वस सिस्टम एक्टिवेटेड चाहिए, जो कि वीक पड़ती है डायबिटीज में। तो स्वेटिंग नहीं होता या ड्राइनेस ऑफ स्किन होता है, और एक लिमिट तक ड्राइनेस ऑफ स्किन होगा तो स्किन क्या होती है, क्रैक होने लगती है। क्रैक होने लगना मतलब आपका वुंड प्रोसेस स्टार्ट हो जाना। सो ये सेकेंड रीजन है डायबिटीज में, ड्यू टू ड्राइनेस ऑफ स्किन, लॉस ऑफ स्वेटिंग, सेकेंडरी टू न्यूरोपैथी। और न्यूरोपैथी जो है वो डायबिटीज में कंटिन्यूअस कांस्टेंट लॉन्ग टर्म शुगर ज्यादा देर तक बढ़ते रहने की वजह से होता है। अभी फुट पे आए तो डायबिटिक फुट में आपको कैलस आपने चेक कर लिया, पैर का जो सेंसेशन है वो मतलब पैर का जो ड्राइनेस है वो आपको पता चल गया, तो आप उसके लिए आपके डॉक्टर से कंसल्ट करके या आप खुद से ही ज्यादा गर्म नहीं तेल या घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर पैरों में जलन हो तो घी का इस्तेमाल करें, क्योंकि आयुर्वेद में जो दाह बताया है या जिसको हम बर्निंग सेंसेशन बोलते हैं, ये पित्त का बढ़ने का, पित्त दोष बढ़ने का एक इंपॉर्टेंट लक्षण बताया है। तो इस वजह से अगर पैर में जलन हो रही है और पैर में स्वेटिंग नहीं हो रही है तो आप मेडिकेटेड घी, मतलब कोई भी मेडिकेटेड घी आप यूज कर सकते हैं, या प्लेन गाय का घी भी आप अभ्यंग के लिए या स्नेहन के लिए यूज कर सकते हैं। पैर में सिर्फ ड्राइनेस है और थोड़ी बहुत खुजली आ रही है, कंडू आ रहा है या सब, तो आप तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि कंडू या खुजली और ड्राइनेस ये वात दोष और कफ दोष बढ़ने के लक्षण है। तो वात और कफ दोष का शमन करने के लिए और मॉइस्चराइजेशन के लिए हम तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तेल और घी ज्यादा गर्म ना हो, ये आपने ध्यान रखना है। बहुत से लोगों को आदत है गर्म चीज इस्तेमाल करने की। डायबिटीज में आपके पैर की नस इतनी कमजोर रहती है कि आपको नहीं समझेगा, थोड़ा बहुत जल गया तो वो आप केयर करिए। और नेक्स्ट पार्ट है डायबिटिक फुट केयर में कि आप जो दोनों उंगलियां होती हैं फुट के अंदर उसको कॉमनली चेक करिए, क्योंकि वहां पे कॉमनली मॉइस्चराइजेशन ज्यादा प्रमाण में दिख सकता है और वहां पे फंगल इन्फेक्शन ग्रो हो सकता है। वो बहुत कॉमन साइट है और बहुत बार मिस हो जाता है।
वो तब पता चलता है जब यहाँ से पूरा फंगल इन्फेक्शन इन बिटवीन द डिजिट्स अंदर जाके पूरा फुट इन्वॉल्व कर लेता है, जब पूरा पैर सूज जाता है तब पेशेंट को समझ में आता है कि बाबा मुझे कुछ तो दिक्कत है। तो उस समय भी बहुत देर हो गया रहता है। ये मैं आपको लेक्चर इसलिए देने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपका जो पैर है वो बच जाए, आपका पैर है वो बच जाए, क्योंकि डायबिटीज ऐसी बीमारी है, इट इज अ साइलेंट किलर। शुरुआत में आपको कुछ नहीं लगता, कुछ नहीं समझता कि बाबा क्या मेजर प्रॉब्लम मेरे बॉडी में हो रही है, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट कि जो सेंसेशन है, हमें जो समझना चाहिए कि हमसे हमारे साथ बुरा हो रहा है, वो पहले उसको ही डैमेज कर देती है। सो इसीलिए आपको ये छोटी छोटी बातों पे ध्यान रखना है। कंपल्सरी जब आप उठे तो पैर में सॉक्स होना चाहिए, सॉक्स के बिना कहीं ना जाए। सॉक्स के साथ आप शूज कंपलसरी चाहिए, नंगे पैर नहीं जाना है। नंगे पैर कब बताया गया है? जब आपके पैर के सेंसेशन पूरी तरह से नॉर्मल है, तब आप नंगे पैर जा सकते हैं। अगर डायबिटीज है, लॉन्ग टर्म डायबिटीज है, तो आपका पैर की नस चेक करने की एक मोडालिटी होती है, नर्व कंडक्शन वेलोसिटी, आपके नस में कितनी जान है। कलर डॉपलर होता है, आर्टेरियल डॉपलर होता है, एंजियोग्राफी होती है, उससे आपके रक्त खून का प्रवाह करने वाली नस है, उसके बारे में आप पता कर सकते हैं। तो वो भी आपको आपके पैरों की जानकारी दे देगा। रेगुलर आपके डॉक्टर के पास विजिट रखिए। एक बार आपने चेहरा नहीं देखा, आईने में चलेगा, सामने वाला आपका चेहरा देख रहा है, कुछ दिक्कत होगी तो वो बता देगा, लेकिन आपका पैर आपने उठने के बाद सबसे पहले चेक करना चाहिए। अगर डिफिकल्टी हो तो सामने कांच रखिए, उसके सामने पैर देके हर तरीके से चेक करना है। पैर धोते समय हल्का गर्म पानी इस्तेमाल करें, फिर से बता रहा हूं मैं, हल्का गर्म। आपको नहीं समझ रहा है, आपका सेंसेशन कम है, आप आपके घर में किसी रिलेटिव को या किसी से भी चेक करा सकते हैं कि कितना गर्म है भाई। नहीं तो और एकदम साइंटिफिक बोला जाए तो हर एक के पास अभी थर्मामीटर है कोरोना सिचुएशन में, तो आप थर्मामीटर से आप चेक कर सकते हैं पानी का टेम्परेचर। डिग्री फ़ारेनहाइट में बोले ये तो 95 96 डिग्री फ़ारेनहाइट के ऊपर आपका पानी गर्म नहीं होना चाहिए। बॉइल्स हो सकते हैं, फोड़े हो सकते हैं, सोर्स हो सकते हैं। और वुंड एक बार हो गया, वुंड मतलब क्या कि नॉर्मल प्रोटेक्टिव स्किन बैरियर जो है वो डैमेज हो गया। स्किन का काम है बाहर का इंफेक्शन बॉडी के अंदर घुसने नहीं देना, तो वो बैरियर डैमेज हो गया तो आप प्रोन है इन्फेक्शन के लिए। और डायबिटीज में शुगर बढ़ने के बाद आपकी इम्यूनिटी भी कम होती है। लोकल फाइटिंग कैपेसिटी, जो इम्यून रेस्पॉन्स होता है, इम्यून सेल्स होते हैं, वो काफी वीक पड़े हुए होते हैं। नॉर्मली नॉन डायबिटिक पेशेंट का जो इन्फेक्शन होता है वो बॉडी ज्यादा फाइट करती है और मेडिसिन रिलेटिवली कम काम करते हैं। लेकिन इनके साथ डायबिटिक अनकंट्रोल ब्लड शुगर लेवल, बॉडी जो है वो काफी कम काम करती है और मेडिसिन के ऊपर सब डिपेंडेंट होता है। जब बॉडी काम नहीं करती तो देर आर चांसेस की रेस्पॉन्स काफी पुअर आता है, और वही डायबिटीज के केसेस में होता रहता है। तो फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, डायबिटिक फूड केयर के लिए कैलेसिस चेक करें, हाँ, और गर्म पानी इस्तेमाल ना करें, मोजे इस्तेमाल करें, स्पेशलाइज्ड फुटवेयर, पोडोलॉजिस्ट या पोडियाट्रिक्स क्या होता है कुछ लोगों को नहीं पता होगा, तो आपके डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, वो आपको बताएंगे पोडियाट्रिक्स क्या होता है, पोडोलॉजी क्या होता है। स्पेशलाइज्ड फुटवेयर बनाने के लिए डॉक्टर स्पेशलाइज, उसके लिए डॉक्टर्स होते हैं जो आपका प्रेशर मेजर करके आपका पैर की कंडीशन समझ के आपको स्पेशलाइज्ड फुटवेयर देते हैं, और वो बहुत जरूरी होता है। उसके बाद होता है आपका फुट में जो ड्राइनेस के बारे में आपको मैंने बताया। फुट काफी ड्राई होने के बाद, क्रैक होने के बाद जख्म होने लगती है, और वो जख्म ना हो, प्रिवेंट हो, इसलिए आपको ड्राइनेस जब लगने लगे तो आप उसको अभ्यंग कर सकते हैं, तेल या घी का इस्तेमाल कर सकते हैं, या मॉइस्चराइजर आता है मार्केट में, आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं आफ्टर कंसल्टेशन विथ योर डॉक्टर। कोई भी चीज मेरे लेक्चर देने के बाद उसको सुन के वो मेडिसिन वगैरह इस्तेमाल करने से पहले पहले अपने डॉक्टर को दिखा दीजिए। इसके ऊपर मैं फिर से आता हूँ, जब डायबिटीज पेशेंट होता है तो नेल्स का बहुत प्रॉब्लम होता है। बहुत बार मैंने पेशेंट्स देखे कि नेल एग्जासेरेबरेटली कट किया जाता है, मतलब एक्सटेंसिव कट किया जाता है कि एकदम शार्प कट करना चाहिए, और वही गलती होती है डायबिटीज के पेशेंट लोगों की। नाखून पूरी तरह से कट करने की जरूरत नहीं, स्पेशली कॉर्नर्स। तो हम पेशेंट को रेकमेंड करते हैं कि रेक्टेंगुलर शेप में नाखून कट करें, एलिप्टिकल शेप में नहीं, रेक्टेंगुलर, मतलब कॉर्नर आपको कट नहीं करना है, आपको रेक्टेंगल आयत स्वरूप में आपको कट करना है। कॉर्नर कट किया, एक्स्ट्रा कट हुआ तो अंदर वुंड क्रिएट हो जाता है, और आप उतनी छोटी सी गलती की वजह से आपका पूरा का पूरा पैर आप जा सकता है। इसलिए नाखून काटते समय आपने ध्यान रखना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है जो कि बहुत बार निग्लेक्ट होती है, कि आप जो जूते पहनते हैं, घर में छोटे बच्चे होते हैं शैतानी करते हैं, तो आप बूट पहनते समय, शूज पहनते समय अंदर
हाथ डाल के पूरा चेक करिए। बहुत बार छोटे छोटे कंकड़ पत्थर या कभी कभी चाबी या एक आधा स्क्रू ड्राइवर, बच्चे कुछ भी कर सकते हैं, आपको बताने की जरूरत नहीं है। तो वो बहुत बार ऐसा होता है, पैर का सेंसेशन नहीं होता है, जूते में कुछ पड़ा रहता है, धस जाता है, इन्फेक्शन होते जाता है, पेशेंट को काफी दिनों बाद पता चल जाता है, तब तक काफी लेट हो गया रहता है। ठीक है। और बाकी जनरल टॉक बोले तो फिर स्मोकिंग जो लोग करते हैं उन्होंने स्टॉप करना चाहिए। अल्कोहल, दारू या कोई भी एडिक्शन, कोई भी व्यसन है वो आपने बंद कर देना चाहिए। ठीक है, ये हो गया डायबिटिक के स्पेसिफिकली फुट केयर के बारे में, जो कि फुट में काफी कॉमनली इन्फेक्शन, काफी कॉमनली वुंड क्रिएट होते रहते हैं। और ट्रीटमेंट पार्ट अगर अगर आपको जख्म हो जाती है, कहीं पे भी आपको वुंड होती है डायबिटीज में, तो सबसे अल्टीमेटली आपका शुगर कंट्रोल करना काफी जरूरी है। शुगर मतलब ऐसी चीज है कि वो आपको धीरे धीरे आपको मारते चले जाएगी, लेकिन आपको समझेगा नहीं, आपको पता नहीं चलेगा। तो मैनेजमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट है आपको शुगर कंट्रोल करना है। शुगर आप कैसे भी कंट्रोल करिए। कंट्रोल करने के लिए मॉडर्न मेडिसिन ने दो चीजें बताई हैं, एक इंसुलिन बताया है और एक टैबलेट्स बताए हैं जिसको ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स बोलते हैं। तो वो आपके डॉक्टर के हिसाब से आपको रेकमेंड किया जा सकता है। अभी डायबिटीज में जो वुंड क्रिएट होती है उसका मैं आयुर्वेदा पर्सपेक्टिव आपको बताता हूँ। डायबिटीज में जो भी वुंड क्रिएट होती है उसको दुष्ट व्रण से कंपेयर किया गया। दुष्ट व्रण एक शब्द है, ऐसे उसको कन्वर्ट करेंगे तो उसको इन्फेक्टेड वुंड कहा जाता है। बट आयुर्वेदा में दुष्ट व्रण किसे कहते हैं वो भी स्पेसिफिकली बताया गया है। उसमें से इन्फेक्शन के सिम्टम्स तो मैं बाद में बताऊंगा। उसमें दीर्घ कालानुबंधी मतलब जो जख्म, जो वुंड ज्यादा समय लेती है भरने के लिए, या तो भरे ही ना, आया समझ में आपको, जो ज्यादा समय लेती है भरने के लिए या जो भरे ही ना, ऐसा जो जख्म है वो एक इसमें सिम्टम लक्षण बताया गया है। बाकी पूती पुय माउस बताया गया है। पूती पुय मतलब सड़ा गला, पस, डिस्चार्ज, बहुत फाउल स्मेल आ रहा है, जख्म में बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है या तो बिल्कुल ब्लीडिंग नहीं हो रही है। सो ऐसे कुछ सिम्टम्स हैं कि मतलब जख्म में से स्मेल आना, जख्म में से पानी आना, जख्म में से पू आना, जख्म भरी नहीं रही है, बहुत दिन हो गया जख्म भरी नहीं रही है, ऐसे कुछ सिम्टम दुष्ट व्रण में बताए गए हैं। अभी दुष्ट व्रण को, अभी उसके जैसे नाम बताया गया दुष्ट व्रण, डायबिटीज का पेशेंट जो है वो अगर आयुर्वेदा ट्रीटमेंट के लिए आता है तो उसमें मॉडर्न एस्पेक्ट मुझे इतना ही बताना है कि उसका ऑफ लोडिंग देखें। अगर वो पैर पे जख्म है तो ऑफ लोडिंग देखें, मतलब प्रेशर के ऊपर आप फोकस करें। उसके अलावा आप आयुर्वेदा में बहुत अच्छी अच्छी ट्रीटमेंट बताई गई है। दुष्ट व्रण बोले तो इन्फेक्टेड है, दुष्ट है, दोष है। दोष किसे बोलते हैं? वात, पित्त, कफ। और हमारे जो फादर ऑफ सर्जरी है आचार्य सुश्रुत जी, उन्होंने रक्त, जिसे हम ब्लड कह सकते हैं सामान्य इंसान को समझने के लिए, ऐसे 4 दोष बताए हैं। रक्त को दोष बताए वो मॉडर्न ने भी एक्सेप्ट किया है। मॉडर्न साइंस ऐसा बोलते हैं कि ब्लड इज अ गुड कल्चर मीडिया, मतलब जहां पे खून जमा रहेगा, फ्लोइंग नहीं है, चल नहीं रहा है, जैसे पानी कहीं स्थिर रख दें तो 2 दिन बाद खराब हो जाता है, वैसे ब्लड भी कहीं 2 दिन रख देंगे या फ्लोइंग नहीं है, कहीं ब्लीडिंग हो गई, बाहर नहीं निकला, क्लोज वुंड है, तो वो ब्लड में भी इंफेक्शन पकड़ सकता है, जिसको हम एक रिलेटिवली कंपेयर कर सकते हैं। सो दुष्ट व्रण में उसको शुद्धि करनी है उसकी। तो आयुर्वेद में शोधन बताया गया है। शोधन सार्वदेहिक पूरे बॉडी का। कफ दोष के लिए वमन बताया है, पित्त दोष के लिए विरेचन बताया है, वात दोष के लिए बस्ती बताया हुआ है, और रक्त दोष के लिए रक्त मोक्षण बताया हुआ है। कफ दोष के लिए जो वमन बताया हुआ है, वमन मतलब क्या कि आपको, आपके जो डॉक्टर हैं वो आपको मेडिसिन दे के आपको उल्टी करवाना, उल्टी करवा के कफ दोष निकालना। क्योंकि आयुर्वेद के हिसाब से कफ जो है वो शरीर के ऊपरी हिस्से में होता है, मिडल हिस्से में पित्त होता है, इसीलिए उसमें विरेचन कराते हैं आंतों से दोष निकालना। और नीचे का जो भाग होता है उसमें वात दोष होता है, तो इसलिए उसके अंदर हमें बस्ती बताई गई है। जैसा आपकी जख्म के दोष प्रकृति, दोष की स्थिति होगी जख्मों की, कुछ जख्म में आग हो रही है, जलन हो रही है, कोई जख्म में मतलब खुजलाहट ज्यादा हो रही है, ड्राई है, तो किसी जख्म में फटने जैसी वेदना हो रही है, ऐसे बहुत सारे साइन सिम्टम बताए हैं। दोष के अनुसार आपके जो डॉक्टर है वो डिसाइड करेंगे कि कौन सा दोष प्राधान्य है और इस पेशेंट को कौन सा शोधन प्रेफरेबल है। सार्वदेहिक
शोधन देने से पहले वो भी डिसाइड करेंगे कि ये पेशेंट फिट है या नहीं। जैसे एक आधी सर्जरी के लिए हम पहले फिटनेस असेस करते हैं, पेशेंट एनेस्थीसिया के अंदर या सर्जरी के अंदर जा सकता है कि नहीं, वैसे ही पेशेंट का असेसमेंट किया जाता है सार्वदेहिक शोधन पॉसिबल है या नहीं है। अगर पेशेंट का बल अच्छा है, पेशेंट टॉलरेट कर सकता है कि बाबा वो पंचकर्म जा सकता है, शोधन ले सकता है, तो उसने डेफिनेटली सार्वदेहिक शोधन की तरफ जाना चाहिए। आपके पूरे शरीर का जो मेटाबॉलिज्म है, ये सब मेटाबॉलिज्म है, जो भी हम खाते हैं पचता है प्रॉपरली, से परकुलेट होता है कि नहीं, पहुंचता है कि नहीं, जिस जगह जाना उस जगह पहुंचता है कि नहीं, ये सब चीजें एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होती है, जिसको हम मेटाबॉलिज्म बोलते हैं या चयापचय क्रिया बोलते हैं। तो वो सब बैलेंस करना, ये इन दोषों का काम है। वात पित्त कफ हर एक के शरीर में होता है, लेकिन जब तक वो बैलेंस है तब तक आपको कोई बीमारी नहीं। जब वो इम्बैलेंस होते हैं तब बीमारी होती है। तो इम्बैलेंस को पहचानना और उसके हिसाब से ट्रीटमेंट लेना है बहुत जरूरी है। अब हो गया ये शोधन कर्म सार्वदेहिक, मतलब जनरलाइज। जख्म पैर पे हो, सिर पे हो, हाथ पे हो, पैर पे हो, एनीवेयर इन द बॉडी। बट जो पंचकर्मा है वो आपकी क्लिनिकल साइन सिम्टम पे और आपके क्लिनिकल कंडीशन के ऊपर आपको आपका वैद्य, आपका डॉक्टर डिसाइड करता है कि कौन सा आपको पंचकर्म सुटेबल होगा। ठीक है, तो पंचकर्म के फिर से बता देता हूँ। कफ के लिए वमन किया जाता है, पित्त के लिए विरेचन, वात के लिए बस्ती और रक्त दोष के लिए रक्तमोक्षण। रक्तमोक्षण इन जनरल दुष्टव्रण में बताया ही गया है। अभी मैं रक्तमोक्षण पे आता हूँ। कॉमनली हम लीच या जिसको हम जलोका बोलते हैं, जड़ू बोलते हैं, उसका यूज किया जाता है कॉमन प्रैक्टिस में। हालांकि शास्त्रों में बताया गया है कि जलोका का जो यूज है वो पित्त दृष्टि में ज्यादातर आपने यूज करना चाहिए। बाकी के चीजें हैं, जैसे श्रृंग बताया है, श्रृंग मतलब सिंग होती है, अलाबू बताया है, मतलब ये सब एक इक्विपमेंट्स बताए जिससे हम रक्त निकाल सके। तो कॉमनली जो हम यूज करते हैं जलोका चरण रक्त मोक्षण के लिए, उसके बारे में बताना चाहता हूँ। जो लीच होती है वो उसके सिक्रीशन में, जब वो बाइट करती है लीच, तो उसके सिक्रीशन में एक हिरुडिन नामक का तत्व होता है। हिरुडिन क्या करता है, जो ब्लड वेसल होता है उसके अंदर कुछ भी ब्लॉकेजेस होगा या क्लॉट्स होगा या सर्कुलेशन हैम्पर होगा, सो वो हिरुडिन की वजह से पूरा ओपन हो जाता है और पूरा ओपन होने की वजह से ब्लड फ्लो अच्छा होता है। इसी सिलसिले में, इसी रेफरेंस में मैं आपको बताऊंगा कि जो सेंसेशन कैरी करने वाली जो नस होती है वो डैमेज की होती है। बेसिकली सेंसेशन कैरी करने वाली जो नस होती है उसका भी खुद का ब्लड सप्लाई होता है, और उसका जो खुद का ब्लड सप्लाई होता है वो डैमेज होने की वजह से नर्व डैमेज होने लगती है। सो बेसिकली जब हम लीच अप्लाई करते हैं तो जो सर्कुलेशन होता है, ब्लड फ्लो होता है, वो इंप्रूव होता है, नर्व का भी इंप्रूव होता है, जिसकी वजह से न्यूरोपैथी, जो नस की डैमेज होती है जिसको हम पेरिफेरल न्यूरोपैथी कहते हैं, उसमें भी इंप्रूवमेंट दिखती है। और जो प्रॉपर ब्लड सप्लाई है खून का, वो भी प्रॉपरली उसको वुंड को मिलता है। और सब एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी, मतलब इन्फेक्शन कम करने की प्रॉपर्टी भी हिरिडोथेरेपी या लीच थेरेपी या जिसे हम जलौका उच्चारण कहते हैं उसमें आप देख सकते हैं। तो इस हिसाब से हो गया ये सार्वदेहिक शोधन। रक्तमोक्षण जो मैंने बताया आपको सार्वदेहिक, ये जलोका चरण ये स्थानिक हो गया। सार्वदेहिक के लिए डायरेक्ट जो ब्लड वेसल है, जैसे आप कहीं पैथोलॉजी लैब में गए, आपको खून चेक करना है तो सुई डालते हैं और ब्लड निकाल देते हैं। सो सिमिलर टू दैट, बट उसमें टेक्निकली कुछ करेक्शंस होते हैं, वो आपको आपके डॉक्टर बताएंगे। वो मेरा लिमिटेशन, इसमें मुझे वो टॉपिक लेने के बाद वो थोड़ा सा लेक्चर लेंदी हो सकता है, इसलिए मैं उस पर नहीं बात करूंगा। सो उसको सिरावेद बोलते हैं, वो भी आपके आपके डॉक्टर आपके क्लिनिकल कंडीशन के हिसाब से आपको बताएंगे। अभी ये हो गया सार्वदेहिक शोधन। अभी स्थानिक मतलब वुंड पे क्या क्या कर सकते हैं। वुंड ट्रीट करने के लिए, वुंड को व्रण बताया गया है आयुर्वेद में। वुंड ठीक करने के लिए सुश्रुत जी ने 60 प्रकार की ट्रीटमेंट बताई है, मतलब हर एक स्टेजेस के लिए ट्रीटमेंट बताई है। वुंड हो या ना हो, क्रिएट होने के पहले भी वुंड बताई है। फॉर एग्जाम्पल चरक में या शास्त्रों में ऐसा बताया कि जब जखम क्रिएट होने के पहले स्वेलिंग आती है, अपन मराठीत म्हणतो बेंड आलाय किंवा सुजलंय किंवा सूजन आ गई है, डॉक्टर साहब यहाँ पे सूज गया और दुख रहा है, जिसको हम सेलुलाइटिस बोलते हैं। जो सेलुलाइटिस को व्रण शोफ कहा जाता है। जब कोई सूजन आती है या बेंड आता है या केस तोड़ आता है, जो भी कुछ आता है, सूजन आता है, तो वो स्टेज में उसको व्रण शोफ कहते हैं। और आयुर्वेद में ऐसी ट्रीटमेंट बताई है कि वो व्रण शोफ बिना पके बैठ जाए अगर आप जल्दी डॉक्टर के पास आए तो उसमें भी रक्तमोक्षण बताया गया है, जलावका चरण बताया गया है। उस सूजन के ऊपर आप लीच अप्लाई करिए, वो सूजन
काफी हद तक कम हो जाती है। लेकिन जब वो व्रण शोफ पकने की स्थिति में आ जाता है, जिसको पाकावस्था कहते हैं, या सप्रेशन मतलब पस फॉर्मेशन चालू हो गया है, तो फिर कुछ नहीं किया जा सकता, वो और सेपरेट हो जाएगा और एक लोकलाइज होके हम उसको इंसिजन देके उसको निकाल सकते हैं। और इंसिजन देके निकालना ये आयुर्वेद में बताया गया है। आयुर्वेद सिर्फ जड़ी बूटी या मेडिसिन पे काम करने को बताया ऐसा नहीं है। आयुर्वेद में हर तरह की सर्जरी पूरी तरह से बताया गया है। अभी जैसे छेदन बताया, इंसिजन, जब भी कोई फोड़ा पक जाता है तो उसको जो चीरा देते हैं उसको इंसिजन कहा जाता है। इंसिजन कैसे लेना चाहिए, उसकी एनाटॉमी, उसका डिटेल्स आचार्य सुश्रुत जी ने क्लियरली बताया है। भेदन बताया है, छेदन मतलब एक्सीजन मतलब पूरा निकाल लेना, भेदन मतलब इंसिजन फोड़ के निकालना। तो चल उसके बाद फिर प्रोबिंग बताया है, एशन बताया, बहुत सारी चीजें हैं। तो सर्जिकल इंटरवेंशन कब लगता है वो भी देखना जरूरी है। हर समय हम ओरली मेडिसिन लेके काम नहीं कर सकते। जब एक लिमिट क्रॉस हो जाती है तो हमें शस्त्र क्रिया का सहारा लेना पड़ता है। एज फार एज पॉसिबल आयुर्वेद में सर्जरी को अवॉइड किया जा सकता है, ऐसा कंसेप्ट लोगों का होता है, बट वो एक लिमिटेड स्टेज तक होता है। जब आपकी सारी स्टेजेस क्रॉस हो जाएंगी तो आपको सर्जरी जाना ही पड़ता है, आपके पास ऑप्शन नहीं होता। अगर आप उसको डर के आप उसको पोस्टपोन करेंगे तो आपकी बीमारी बढ़ के शायद असाध्य व्याधि, जो हमें आयुर्वेद में बताया कि आयुर्वेद में सब ठीक होता है, लेकिन आयुर्वेद में असाध्य व्याधि भी बताइए कि कोई बीमारियां जो है वो ठीक नहीं हो सकती। सबकी सब बीमारियां ठीक होती है आयुर्वेद से, ऐसा पूरी तरह से गलत है। जो डॉक्टर नहीं है, जिसने आयुर्वेद पढ़ा नहीं है, वही बोलेगा लोगों को फंसाने के लिए, बोलने के लिए। लेकिन ऐसा नहीं है, एक लिमिटेशन होती है हर एक चीज की। लिमिट क्रॉस हो गई तो आयुर्वेद में भी उसका इलाज नहीं है। तो स्थानिक ट्रीटमेंट के ऊपर हम आते हैं। जो 60 उपक्रम सुश्रुत जी ने बताए हैं उसमें से वूंड के स्टेजेस के हिसाब से उन्होंने ट्रीटमेंट बताई है। आयुर्वेद के हिसाब से वूंड मतलब सिर्फ उसमें स्किन डैमेज हो गया है, जख्म है, ब्लीडिंग आ रही है, मवाद आ रहा है, पस आ रहा है, गंदगी आ रही है, स्मेल आ रहा है, उतने तक लिमिटेड नहीं रखा है। जब स्किन पूरी तरह से भर जाती है तब भी आयुर्वेद में उसकी ट्रीटमेंट बताई गई है। मतलब जो स्किन पे जो स्कार टिश्यू होता है, या जो जख्म या जो भद्दा सा स्कार तैयार होता है, उसके लिए भी आयुर्वेद में ट्रीटमेंट बताया गया है। सो पहले हम इन्फेक्टेड वुंड की तरफ जाते हैं। इन्फेक्टेड वुंड में उन्होंने लोकल एप्लीकेशन के लिए बहुत सारे बेस बताए हैं। बहुत सारे बेस मतलब क्वाथ बताया, क्वाथ मतलब काढ़ा, काढ़ा मतलब सिंपली टर्म्स में बताए तो मेडिसिन लेते हैं, पानी में डालते हैं, जितना पानी डाला हुआ है उसका आधा उबाल दिया जाता है, उड़ा दिया जाता है, इवेपोरेट कर दिया जाता है। जो दवाई पानी में बॉईल करके जो बचा हुआ पानी होता है उसको हम काढ़ा बोलते हैं, उससे हम वुंड को क्लीन कर सकते हैं। मॉडर्न मेडिसिन में बिटाडीन बताया है, हाइड्रोजन परऑक्साइड बताया हुआ है, यूसॉल बताया हुआ है, लेकिन सबका एक लिमिटेशन है। ये जितने भी मोडालिटी है, बिटाडीन, हाइड्रोजन परऑक्साइड, यूसॉल, ये इन्फेक्शन तो क्लियर करते हैं, साथ में साथ आपके नॉर्मल टिश्यू को भी डैमेज करते हैं। सो जैसे ही हमें नॉर्मल वुंड दिखने लगता है तो मॉडर्न मेडिसिन वालों ने भी बताया है कि बेटाडीन हाइड्रोजन पेरोक्साइड शुड नॉट बी यूज्ड अनलेस एंड अनटिल इट इज हाईली इन्फेक्टेड। अदरवाइज क्या करना है, आपको जो भी खराब चीज दिखती है वो धीरे धीरे आप कैंची लेके उसको काट के निकाल दीजिए और नॉर्मल सलाइन से उसको वॉश कीजिए। बट हमारे आयुर्वेद में जो बताया गया है, बहुत सारी मेडिसिन जो कि वूंड के अंदर इन्फेक्शन भी कम करे, इन्फेक्शन भी कम करे, वूंड के अंदर हीलिंग प्रॉपर्टी भी बढ़ाए, ये सब जो फैक्टर है वो आयुर्वेद में बताया है। लेकिन शोधन के लिए स्पेसिफिक बताया है, रोपण के लिए स्पेसिफिक बताया है। शोधन जब तक नहीं होगा व्रण का तब तक रोपण मेडिसिन यूज नहीं करनी। रोपण मतलब हीलिंग फेज, शोधन मतलब क्लींजिंग फेज। सो मेडिसिन में सबसे कॉमनली होता है हनी। हनी सब लोग बोलते हैं मीठा होता है क्योंकि वो एडल्ट्रेटेड होता है। हनी नॉर्मली कषाय रसात्मक होता है। कषाय मतलब हनी मीठा नहीं होता। हनी काफी विस्कस होता है, हनी की ऑस्मोलारिटी ज्यादा होगी। शुरुआत के टॉपिक में मैंने ऑस्मोलारिटी के बारे में बताया था कि कोई भी चीज की तरफ कोई अट्रैक्ट होना, मतलब मध क्या करता है, हनी क्या करता है, जो वुंड में जो गंदा टिश्यू होता है वो खींचने की कोशिश करता है, लूज करने की कोशिश करता है। मतलब जो गंदगी है वो लूज होगी तो अपने आप निकलते जाएगी। हनी की एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी भी प्रूव्ड है। हनी की ऑस्मोलरिटी ज्यादा रहने की वजह से उसके अंदर जो अपेक्षित होता है उतना मॉइस्चर भी रहता है, पूरा का पूरा वुंड वो ड्राई नहीं करता। इस तरह से आप हनी यूज कर सकते हैं। घृत तैल बताया है, घृत मतलब घी, मेडिकेटेड घी। अब घी कब यूज करना है, तेल कब यूज करना है, जब जख्म में बहुत सारा स्त्राव नहीं होगा,
मतलब बहुत सारे सिक्रीशन ना हो, बहुत सारा पानी ना निकल रहा हो, कम प्रमाण में हो, तो वो टाइम पे आप तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। मेडिकेटेड तेल, जात्यादि तेल कॉमनली यूज करते हैं हम, जिसका वुंड का शोधन मतलब क्लींजिंग और रोपण दोनों प्रॉपर्टी उस कल्प में है। कल्प मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स। जात्यादि तेल बोलेंगे तो उसमें सिर्फ जाति नहीं होता, बहुत सारे ड्रग्स होते हैं और उसको प्रॉपर तरीके से तेल में बनाया जाता है। सो जात्यादि तेल आप यूज कर सकते हैं। जब जख्म में बर्निंग हो या कुछ पक रहा हो या जलन जैसी चीजें हो या ज्यादा तरीके से स्किन लाल हो, आजू बाजू की ग्रैनुलेशन टिश्यू नहीं बट स्किन में दर्द ज्यादा हो, तो आप उस समय पे घृत इस्तेमाल कर सकते हैं। कार्पास घृत बताया गया है शास्त्रोक्त। कार्पास मतलब कापूस का जो वनस्पति होता है उससे वो बनाया गया है, या जात्यादि घृत भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। काढ़े बताए हैं, त्रिफला आपको पता ही होगा, कॉमन ड्रग है। त्रिफला से सिद्ध करके पानी जो है काढ़ा है उससे आप धो सकते हैं। अपना वर्ड, बरगद का झाड़, औदुंबर का झाड़, पीपल का झाड़, ऐसे बहुत सारे कषाय रसात्मक दवाई बताए हैं जो सिद्ध करके आप उससे, काढ़े से आपका वुंड डॉक्टर आपका साफ करके दे सकते हैं। आपको डॉक्टर ने घर पे भी सिखाया तो आप भी काढ़ा बना के उससे वुंड क्लीन कर सकते हैं। जब तक वुंड क्लीन नहीं होता तब तक आगे की प्रोसेस नहीं होती, जो कि रोपण होता है। रोपण के लिए भी बहुत सारी चीजें बताई गई है। घृत हो गया मतलब मेडिकेटेड घी, तेल हो गया, ऑयल हो गया, उसके बाद काढ़े बता दिए। उसके बाद रस क्रिया करके एक शब्द है। रस क्रिया मतलब एक्सट्रैक्ट किया हुआ मेडिसिन। एक्सट्रैक्ट किया हुआ मेडिसिन मतलब क्या, काढ़े को बहुत ज्यादा देर तक हम गर्म करेंगे तो उसका पूरा का पूरा पानी उड़ जाता है। पूरा का पूरा पानी उड़ने के बाद जो लास्ट में ऐसा काला काला बचता है उसको हम रस क्रिया कहते हैं, जिसको हम एक्सट्रैक्ट भी कह सकते हैं। ठीक है, तो आयुर्वेद में ऐसा बोलना है कि बाबा अगर किसी से भी आराम ना पड़े तो आप ये मोडालिटी यूज कर सकते हैं, रस क्रिया। सो ये मैं आपको इसलिए ब्रीफ में बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये आप खुद घर पे नहीं करना है, लेकिन आयुर्वेद में क्या क्या बताया गया है। आयुर्वेद में बहुत सी गंभीर व्याधियों को, गंभीर बीमारियों को अच्छी तरीके से इलाज करने का, कम से कम साइड इफेक्ट करके आपकी बीमारी ठीक करने के लिए सब चीजें उसमें बताई गई है। सो इस तरह से डायबिटीज जो वुंड है, जो जख्म है, मतलब स्किन कट गई है या म्यूकोजा कट गया है, तो उसके लिए ये शोधन के लिए ये सब आपको बताया गया है, जो मैं आपने अभी मैंने आपसे डिस्कस किया। उसके बाद जब जख्म भर जाती है, कोई जख्म भरने के बाद व्हाइट हो जाती है, सफेद दिखने लगती है हद से ज्यादा, कोई जख्म हद से ज्यादा काली दिखने लगती है, कोई जख्म पे बाल नहीं आते भरने के बाद, तो कोई जख्म भरने के बाद उस पे बहुत सारा ड्राइनेस आ जाता है, सूखापन आ जाता है। तो इसके लिए एक प्रकार की ट्रीटमेंट बताई गई है। मतलब जो जख्म हद से ज्यादा सफेद हो गए उसके लिए कृष्ण कर्म बताया, मतलब काला करने के लिए दवाई बताई है। जो जख्म हद से ज्यादा काली हो उसको सफेद करने के लिए पांडु कर्म बताया गया है। एक्स्ट्रा जो हेयर्स है, हेयर ग्रोथ ज्यादा है तो हेयर निकालने की ट्रीटमेंट बताई है। हेयर नहीं आ रहे, बाल नहीं आ रहे तो बाल आने की ट्रीटमेंट बताई गई है। सो इस तरीके से जख्म भरने से लेके जख्म भरने के बाद, वो LIC का एक डायलॉग है ना, मरने के बाद मतलब जिंदगी के पहले, जिंदगी के साथ, जिंदगी के बाद, तो जख्म के साथ, जख्म के बाद, ऐसे सुश्रुत या आयुर्वेदा के शास्त्रों में बताया गया है। मतलब कंप्लीट क्योर की तरफ ध्यान दिया गया। लेकिन मैं फिर से बात बताना चाहता हूँ कि ऑफ लोडिंग, प्रेशर ऑफ लोडिंग जो डायबिटिक फूट है वो ना भूले। सब ट्रीटमेंट लें लेकिन ऑफ लोडिंग ना भूले। प्रॉपर आपके पैर के स्पेशलिस्ट को दिखाएं, पोडोलॉजिस्ट, उनका सिर्फ इतना ही काम होता है पैर का मेजरमेंट लेना, पैर के प्रेशर पॉइंट्स मेजर करना, और उसके हिसाब से आपको जो सूट होता है वो प्रॉपर आपको डायबिटिक फुटवेयर इस्तेमाल करना। इस तरह से डायबिटीज के बारे में मॉडर्न मेडिसिन और आयुर्वेदा मेडिसिन, ये दोनों मेडिसिन में अपने अपने हिसाब से, अपने अपने लेवल पे काफी अच्छी बातें बताई गई हैं। लेकिन मुझे, मेरा आपसे रिकमेंडेशन यही है कि आप रेगुलर HbA1c चेक करें, भले ही आपका खाली पेट और खाने के बाद शुगर अगर नॉर्मल हो। रेगुलर एक्सरसाइज करें, कहीं एक जगह बैठे ना रहें। जख्म होने के पहले का पथ्य बता रहा हूं ताकि आप जख्म में कन्वर्ट ना हो। जख्म होने के बाद आप एक चक्र में फंस जाते हैं और वो चक्र में निकलना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि आयुर्वेद में भी जो डायबिटीज मलाइटिस है उसको मधुमेह कहा गया है और उसको वातज प्रमेह कहा गया है। और वातज प्रमेह का जो मधुमेह प्रकार है
वो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ट्रीट, क्लियरली बताया गया है। कफज प्रमेह, पित्तज प्रमेह, वातज प्रमेह, ऐसे 3 प्रमेह के प्रकार बताए। प्रमेह मतलब डायबिटीज, आयुर्वेद में उसको प्रमेह कहते हैं। तो वातज प्रमेह इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ट्रीट, क्योंकि उसमें क्या होता है, उसमें धातु क्षय भी हो जाता है, मतलब पेशेंट वीक भी हो जाता है और पेशेंट वीक भी रहता है। और पेशेंट डायबिटीज में जो बताया है, शुगर, शुगर मतलब मीठा, मीठा मतलब कफ, एक समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ, कफ के विरोध में ट्रीटमेंट करनी पड़ती है। कफ मतलब पानी सुखाना है, किसी चीज को सुखाना है और ऑलरेडी वो सूखा हुआ है। वातज प्रमेय मतलब क्या, सूखा हुआ या माल नरिष्ट या वीक हुआ है। भले वो दिखने में ओबेस दिखेगा, लेकिन अंदर उसके वीकनेस काफी होता है, जिसको बोलते हैं वात प्रकोप। तो उस कंडीशन में अगर कफ के ऊपर ट्रीटमेंट करेंगे तो वात बढ़ेगा, क्योंकि कफ और वात अपोजिट है। तो इस वजह से वातज प्रमेह जो मधुमेह है, वो आइडियली ट्रीटमेंट के लिए काफी डिफिकल्ट है। खाने में परहेज सब बताएंगे, लेकिन स्पेसिफिक आयुर्वेदा में बताया कि जो भी आप अन्न धान्य खाए वो कम से कम 1 साल जूना खाए। वो आपका गेहूं हो, जवारी हो, बाजरी हो, नया नया अभी काटा हुआ खेत का या अभी इस साल आया है, वो खाना नहीं है। मांसाहार जो आयुर्वेद में है स्पेसिफिकली बताया है, आनुप जांगल मांसाहार नहीं करने को बताया है। मांसाहार करने से जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, जो लिपिड्स बढ़ते हैं, वो लिपिड्स इंसुलिन को ब्लॉक कर देते हैं। मतलब एंटागोनिस्ट, जितना लिपिड आपका बढ़ेगा उतना आपका इंसुलिन का एक्टिविटी कम होता जाएगा। और इंसुलिन का एक्टिविटी अगर आपका कम होते गया तो अल्टीमेटली आपका शुगर ब्लड से सेल्स के अंदर, सिस्टम के अंदर नहीं जाएगा, ब्लड में ज्यादा बढ़ेगा। ब्लड में ज्यादा बढ़ा तो जहां पे उसको जगह मिलेगी, आंखों में मिलेगी, किडनी में मिलेगी, हार्ट में मिलेगी, ब्रेन में मिलेगी, नसों में मिलेगी, तो आपका पूरा बॉडी सिस्टम वहां पे शुगर जाके डैमेज कर देगा। और अल्टीमेटली आपका जो बीमारी है उसकी हद काफी ज्यादा बढ़ सकती है। आयुर्वेद में पैदल चलने को बताया हुआ है। डायबिटीज में अपार्ट फ्रॉम वुंड, अगर ज्यादा इंसान चलता है तो इंसुलिन की सेंसिटिविटी और सिक्रीशन बढ़ता है, ऐसा क्लियर कट रिसर्च में पाया गया है। इसलिए आप जितना पैदल चल सके डायबिटीज न होने के लिए या डायबिटीज होने के बाद, तो उतना ही आपके लिए अच्छा है। रेगुलर एक्सरसाइज, डायबिटीज मलाइटस ये एक मेडिकल इलनेस है, अगर वो प्रॉपरली कंट्रोल नहीं किया गया तो उसमें सर्जिकल इंटरवेंशन होता है। डायबिटिक फूड कब क्रिएट होता है, जब डायबिटीज प्रॉपरली मैनेज ना हो। और डायबिटीज प्रॉपरली मैनेज ना होने का मेन रीजन होता है पेशेंट का लाइफस्टाइल। डॉक्टर ये नहीं जमता, मेरे को काम है, मेरे को ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन नहीं है इसीलिए आपको बीमारी हुई है। आयुर्वेद में प्रॉपर दिनचर्या बताई गई है, सवेरे कितने बजे उठना है, रात को कितने बजे सोना है। डायबिटीज क्यों हुआ, मैं मीठा नहीं खाता था, मेरे को डायबिटीज हुआ। लेकिन मीठा खाने से ही डायबिटीज होता है ऐसा नहीं है। चिंता, शोक, विचार, स्ट्रेस, ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जिसको मीठा पसंद ही नहीं उसके उसको भी डायबिटीज होता है, फिर आप कैसे बोलेंगे। जो मेंटल स्ट्रेस होता है, फिजिकल स्ट्रेस होता है, तान तनाव ज्याला अपन म्हणतो, उसकी वजह से इंसुलिन की सेंसिटिविटी और सिक्रीशन दोनों ही कम हो जाती है और अल्टीमेटली आप डायबिटीज में कन्वर्ट हो जाते हैं। अभी आयुर्वेद में भी डायबिटीज के प्रकार बताए हैं, आवृत्त जन्य और धातु क्षयजन्य। धातु क्षयजन्य मतलब लीन डायबिटिक, कृश डायबिटिक। आवृत्त जन्य मतलब दोष बढ़े हुए उनको ऑब्स्ट्रक्ट किया जा रहा है, मतलब जो ओबेस होते हैं, मोटे होते हैं, जिनकी तबियत ज्यादा, कॉमनली वही देखे जाते हैं। बट 80% ओबेस देखे जाते हैं, बट 20% कृश भी देखे जाते हैं, लीन भी देखे जाते हैं, माल नरिश भी देखे जाते हैं। और जो माल नरिश होते हैं उनको भी ट्रीट करना काफी डिफिकल्ट होता है, क्योंकि अल्टीमेटली शुगर ब्लड में बढ़ा है, लेकिन हमारे घर के अंदर नहीं आया ना। घर के अंदर मतलब हमारे सिस्टम में नहीं आया, तो हमको तो मिला ही नहीं ना। जैसे गवर्नमेंट की योजना होती है, आती तो बहुत है, अनाउंस तो बहुत होती है, लेकिन हम तक नहीं पहुंचती, क्योंकि हमारे बीच में जो इंसुलिन होता है वो कहीं तो डिफेक्टिव होता है। तो ऐसी जो चीजें होती है, एक ह्यूमर के तौर पे मैंने बताया, तो वो एक डायबिटीज के रूप में आप दे सकते हैं कि बाबा है बहुत सारा, लेकिन अपने पास कुछ आता नहीं है। मतलब बॉडी भी ये बोलती है यार ब्लड में बहुत है, लेकिन हमारे सेल को वो नहीं मिलता है। ये समझना जरूरी है। कुछ लोग बोलते हैं कि खाना ही कम कर देंगे तो डायबिटीज ठीक हो जाएगा, ये भी गलत बात है। तो आप खाना कम करेंगे तो ऑलरेडी शुगर आपके सेल्स को कम ही मिल रहा है, ब्लड में है, बॉडी के ब्लड में है, लेकिन सेल में नहीं है। तो आप जितना कम खाएंगे उतना आप वीक पड़ते जाएंगे। ट्रीटमेंट क्या है कि आप प्रॉपर न्यूट्रिशनल डाइट ले, प्रॉपर कैलोरी ले, एज पर द डायबिटिक पथ्य जो कि ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, हमसे सीनियर लोगों ने डिस्कस किया हुआ है, तो वो पत्ते पत्ते
फॉलो करके आपने डाइट कम नहीं करना है। तो डायबिटीज मतलब आपने खाना कम कर दिया, शुगर नॉर्मल दिख रहा है, तो वो आपका एक भ्रम है कि आप ठीक हो रहे हैं। सो शुगर कंट्रोल करना है, शुगर अपने बॉडी को मिलना जरूरी है। शुगर इज पॉइजन जब वो ज्यादा बढ़ेगा, नहीं तो शुगर की जरूरत हर एक को है। एक दिन खाना नहीं खाया तो चक्कर आके शाम को गिर जाएंगे आप, क्योंकि शुगर ही है जो आपको क्या बोलते हैं इंस्टेंट एनर्जी देता है। सो कोई भी चीज लिमिट क्रॉस करके ज्यादा अगर हो जाती है तो वो सेहत के लिए खराब होती है, कोई भी चीज हो। सो इस तरह से डायबिटीज क्या है, डायबिटीज के कुछ मिथ्स होते हैं, जो कुछ गैर समझ थे, कुछ गलत फहमियां थी, वो भी मैंने आपको बता दी। मेरे टॉपिक का नहीं था बट मुझे लगा डायबिटीज में वुंड प्रिवेंट करना है, डायबिटीज का फूड केयर आपको प्रॉपरली करना है। आप ऑनलाइन जाएंगे तो आपको 10 जगह 10 लोग बताएंगे, लेकिन मैंने आपको फूड केयर क्यों लेना है, पहले तो जख्म होने नहीं देना है, अगर होता है तो उसको निग्लेक्ट नहीं करना है, आपको खुद आंखों से देखना है, क्योंकि आपका पैर आपको नहीं बताएगा। जिसको डायबिटीज नहीं है उसके पैर में छोटा सा कांटा भी चुभ जाएगा ना, तो वो तुरंत चिल्ला के उसको समझ जाएगा, मतलब सेंसेशन हो जाएगा। बट ये डायबिटीज वालों को कुछ समझता नहीं है, क्योंकि उनका सेंसेशन लॉस हो जाता है। और उसी सिलसिले में डायबिटीज के पेशेंट को चेस्ट पेन नहीं होता, हार्ट अटैक पहले बहुत कॉमनली देखा गया है, तो उनको सिर्फ क्या होता है कि घबराहट होती है या चक्कर आती है। तो छाती नहीं दुख रही तो वो ईसीजी के लिए नहीं जाते या कुछ कंसल्ट नहीं करते, और उसको हम साइलेंट एमआई बोलते हैं, जिसमें चेस्ट पेन नहीं होता। पेन क्यों नहीं होता, न्यूरोपैथी, नस कमजोर होती, सेंसेशन नहीं कैरी करती। तो इस हिसाब से हर बॉडी की नस कमजोर होने के पहले पहले प्रिवेंट कीजिए। प्रिवेंट हो गया तो आयुर्वेदा में काफी अच्छी मोडालिटी ऑफ ट्रीटमेंट है, आप उसको ऑप्ट कर सकते हैं। ये एक मेटाबॉलिक बीमारी है, ये इन्फेक्शियस बीमारी नहीं है। इन्फेक्शियस कब होगी, जब आपका शुगर कंट्रोल नहीं होगा। जिथे साखर तिथे मूंगी, जहां शक्कर वहां पे चीटी। डायबिटीज का पेशेंट यूरिन पास करता है, अगर पानी नहीं मारेगा तो वहां पे चीटी लग जाती है। चीटी मतलब क्या, इन्फेक्शन, बैक्टीरिया। सो जब तक आपका शुगर प्रॉपरली कंट्रोल्ड है तो मूंगी नहीं आएगी, जब एक्स्ट्रा शुगर हो जाएगी तो मूंगी आएगी, इन्फेक्शन होगा। इन्फेक्शन होगा तो मॉडर्न मेडिसिन में एंटीबायोटिक्स बताए हैं, आयुर्वेदा में क्लेद शोषक मेडिसिन बताए हैं, एंटीबायोटिक मेडिसिन भी बताए हुए हैं, बट उसको अलग टर्मिनोलॉजी में बताया गया है। हम कोई भी पेशेंट अगर ट्रीट करते हैं आयुर्वेदा के पर्सपेक्टिव से, तो हम पेशेंट की प्रकृति और पेशेंट की बीमारी की दोष स्थिति, इसके हिसाब से ट्रीटमेंट करते हैं। हमारे आयुर्वेद में हर एक बीमारी के लिए, हर एक बीमारी के लिए स्पेसिफिक नाम देना ही चाहिए, ऐसा नहीं है। हर एक बीमारी के लिए नाम देना ही चाहिए, ऐसे नहीं है। अगर आप बीमारी को नाम नहीं दे सकते कोई बात नहीं है, आप पेशेंट के बॉडी में वात पित्त कफ पहचान सकते हैं, और कौन सी स्थिति में क्या है उसकी हिस्ट्री प्रॉपर ले सकते हैं। तो इस हिसाब से आप दोष के ऊपर उपचार करके पेशेंट को ठीक कर सकते हैं। सो आपके डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए। लेकिन मेरा जो लेक्चर था वो वुंड न होने देने के ऊपर था, और डायबिटीज के बारे में जो कॉमन गैर समझ है वो थोड़ा सा, या मिसकंसेप्शन है, वो दूर करने का मेरा कोशिश था। थैंक यू सो मच। हेलो हेलो, थैंक Thank यू, you थैंक्स अ लॉट। for such a nice explanation regarding diabetic wound and in a simple language that is more important and with good examples. So thank you very much, and we would like to hear you again and again on the platform. Sure, thank you so much. Sure. Yeah. Okay. Okay. Bye. Okay, bye. हाँ, अच्छा हुआ।